गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। बेटा गुड मॉर्निंग। आप मोबाइल बंद कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं कुछ समय बाद इसे बिल इन एक्सचेंज के नाम से जानूंगा और आप भी ये देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह इसका नाम बिल इन एक्सचेंज होना चाहिए, जैसे बार्टर सिस्टम होता है। तो उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज में, और बेहद ही आसान सा चैप्टर है ये। और एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आपको रखा हुआ पेपर में जरूर मिलेगा। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे मैं बिल इन एक्सचेंज बोलूँगा, बार्टर सिस्टम बोलूँगा, ये मैं आपको बता ही दूंगा कि बेसिकली पर्पज क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का। लीगल नाम बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बार बार बिल ऑफ एक्सचेंज ही मुंह से निकलेगा, लेकिन इजी बनाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं जो इसका नाम रखता हूँ वो रखता हूँ बिल इन एक्सचेंज, बदले में बिल, बार्टर सिस्टम। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है लीगल नेम, ये पर्पज जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो फैसिलिटेट द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो कैश ट्रांजैक्शन भी होंगी, जाहिर सी बात है, क्रेडिट भी होंगी। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को, जो उधार में आप कुछ सेल करते हैं, तो उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1881 में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1881 में, ब्रिटिश राज्य के दौरान, ब्रिटिश रूलिंग के दौरान 1881 में ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। जब आप बिजनेस लॉ पढ़ेंगे पेपर नंबर 2, तो पेपर नंबर 2 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जिसके अंदर ये बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक के बारे में डिटेल से चर्चा, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आप नाम देखेंगे उसका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1881 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर बेटा? चलिए, तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखेंगे। ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड promissory note both are legal instrument which facilitate the credit sales of goods by assuring the seller that the amount will be recovered after a certain period. Both are the legal instrument under the Negotiable Instrument Act 1881। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों ही लीगल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ज़्यादातर चर्चा हम यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए जो प्रॉमिसरी नोट है वो भी लगभग लगभग आपका बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है। देखिए, ए और बी दो पार्टियां हैं, ए और बी दो पार्टियां हैं। ए सेल्स सम गुड्स टू बी, ए सेल्स some goods to be on credit से हम ये बात कर लेते हैं 10,000 की। What entry will you pass? जल्दी से बताइएगा बेटा, एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए क्या पास होगी? इन द बुक्स ऑफ ए, जब ए ने सेल किया, इन द बुक्स ऑफ ए, व्हाट एंट्री विल यू पास? जल्दी से, सीए फाउंडेशन के छात्र हैं, इतनी तो एक्सपेक्ट मैं करता ही हूँ कि जनरल एंट्री का आपको जानकारी होगी। यस नीलम बेटा? क्या बेटा? यस, बिल्कुल सही एंट्री पास किया आपने। बी डेबिट, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 10,000 से, रुपीज 10,000 से। बेसिक प्रिंसिपल लगने, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है।
कि व्हेन ए सेल्स गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट, तो इन द बुक्स ऑफ ए जो एंट्री पास होगी, रिसीवर द डेबिट यानी कि बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बी इस केस में क्या बन गया बेटा, अगर हम बात करें जब बी का अकाउंट तैयार करेंगे ए की बुक में, तो बी बिकम्स द डेटर, बी बिकम्स द डेटर। यस और नो, बी डेटर बन गया या नहीं बन गया, जल्दी से बताइएगा बेटा। बी बिकम्स द डेटर ऑफ ए, बी जो है ए का डेटर बन गया। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ये कहाँ जाएगा बेटा, एसेट साइड में आएगा, आएगा या नहीं है, क्योंकि ए के लिए बी एक एसेट है, क्योंकि उससे उसे पैसे की प्राप्ति होनी है जो अभी तक नहीं हो पाई है, उसे भविष्य में ये पैसा मिलेगा। यस और नो बेटा, जल्दी से बताइएगा बेटा, यस और नो। जहां तक सवाल बी की बुक्स का है, इन द बुक्स ऑफ बी अगर हम बात करें, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी जब एंट्री पास होगी, बी के लिए परचेज है, यस और नो, बी के लिए बेटा ये परचेज है या नहीं है, निकिता बताइए बेटा, बी के लिए ये परचेज है कि नहीं है, यस, बी के लिए परचेज है। तो इन द बुक्स ऑफ बी व्हाट एंट्री विल यू पास, निकिता ही बताएंगी, व्हाट एंट्री विल यू पास इन द बुक्स ऑफ बी। यस बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 से। यस नो, ए बी के लिए क्या है, ए बी के लिए क्या है बेटा, क्रेडिटर, ए बी के लिए क्या है, क्रेडिटर। और बैलेंस शीट में, बी की बैलेंस शीट में ये क्या आएगा, लायबिलिटी साइड में दिखलाया जाएगा। यस और नो बेटा, जल्दी से बताइएगा बेटा, हाँ कि ना। ए की बुक्स में बी डेटर का काम करेगा, लेकिन बी की बुक्स में जो ए है वो क्रेडिटर का काम करेगा। ए की बुक्स में जो बी है डेटर, डेबिट साइड में यानी कि एसेट साइड में आएगा, और बी की बुक्स में जो ए है वो लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट करेगा क्रेडिटर हेडिंग के अंदर। यस और नो, यस बेटा। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बिल इन एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बिल इन एक्सचेंज है, बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम के बारे में आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि मेरे पास कोई एक एसेट है, एसेट का नाम है एक्स, एक एसेट है एक्स, दूसरे के पास यानी कि बी के पास कोई एसेट है वाई। ये मैं एसेट की बात कर रहा हूँ, ये पर्सन की बात नहीं कर रहा यार। जो पर्सन है वो क्या है, ए है, और पर्सन जो है बी है। ए को वाई एसेट की जरूरत है, बी को एक्स एसेट की जरूरत है। तो बी ने कहा भाई मैं तुझे ये वाली एसेट दे देता हूँ, ए ने कहा मैं तुझे भाई अपनी वाली एसेट देता हूँ, और दोनों का ही जो काम है वो चल जाएगा। इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत पहले तो करेंसी जो है कॉमन करेंसी चलन में थी ही नहीं। पहले जितने भी हमारे पूर्वज हैं वो बार्टर सिस्टम से ही काम चलाया करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट जो है अंग्रेजों के दिमाग में आया, उन्होंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए एक पूरा एक्ट ही बना दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सर कैसे बनाया उन्होंने, हम भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल जानिए बेटा। एक्चुअली क्या है कि कोई भी बिजनेस सर्वाइव कर नहीं सकता बिना क्रेडिट ट्रांजैक्शन के, उधार आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि फंड्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर उसने 10-10 हज़ार रुपये का माल करके, ये तो मैंने एक बहुत छोटी सी ट्रांजैक्शन ली है 10,000 की, 50 लोगों को बेच दिया तो 5 लाख रुपए इसके फंस गए। इसे भी आगे पेमेंट करना ही होता है। बी मना नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा है कि ए भाई मेरे पास आज नहीं है, अब आप तुम देख लो मुझे माल बेचना है कि नहीं बेचना। तो ए को बेचना भी है क्योंकि उसे प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन बी कह रहा है कि ये तो 3 महीने बाद मैं पेमेंट कर पाऊंगा। ए कह रहा है मुझे तो नीड आज है, ये कह रहा है मुझे तो नीड आज है।
तो किस तरीके से ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराया जाए, किस तरीके से एक हल सॉल्यूशन निकाला जाए कि ए का भी काम चल जाए। ए को अगर आज फंड की जरूरत है जबकि बी के पास नहीं है, तो ए को आज फंड्स की प्राप्ति भी हो जाए और बी को फंड ना देना पड़े। आज 3 महीने बाद वो देने के लिए तैयार है, 4 महीने के बाद वो देने के लिए तैयार है। तो इसका तरीका निकाला गया कि एक नई एसेट हम क्रिएट करते हैं। हम ए कह रहा है कि बी भाई मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करूंगा, जिसे ए की बुक में बी आर का नाम दिया जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। आप मेरे डेटर हो, आप डेटर हो, लेकिन मुझे आज पेमेंट की जरूरत है, तो मैं आपको क्या करता हूं, अपनी डेटर लिस्ट से हटा देता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करूंगा और आप उसे एक्सेप्ट करोगे, तो 1981 में ब्रिटिश शासनकाल में उसे एक दर्जा दिया गया एसेट का कि बिल्स रिसीवेबल इज आल्सो ए एसेट। जो भी ड्रॉअर है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है। लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन में दो एसेट तो हो नहीं सकती कि डेटर से भी आप पैसा मंगा पाए और बिल्स रिसीवेबल भी आपके लिए एसेट हो जाए। तो हम इन्हें अदला बदली कर देते हैं। सपोज कीजिए आपको अगर बी ने पैसा दे दिया होता, सपोज कीजिए आपको बी ने पैसा दे दिया होता, तो अगली ट्रांजैक्शन क्या बनती है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। जब आपने क्रेडिट सेल की तो बी डेबिट हो गया और आपको उससे पैसा लेना बनता है, लेकिन जब वो पैसा दे देगा तो इस ट्रांजैक्शन को नलीफाई करने के लिए जो बी डेबिट था उसे आप क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी। लेकिन बी कह रहा है कि मेरे पास कैश तो है नहीं, लेकिन आपने जो एक बिल मेरे ऊपर ड्रॉ किया है मैं उसकी पूरी इज्जत रखता हूं, तो आपके बुक्स में एक बिल्स रिसीवेबल के नाम से एक एसेट क्रिएट हो गई, तो प्लीज करके मुझे अपनी एसेट से हटा दीजिए। क्योंकि ट्रांजैक्शन तो एक ही हुई है ना, एक सेल हुई है 10,000 रुपए की, तो उस 10,000 रुपए के बदले में एक ही एसेट क्रिएट हो सकती है। या तो मुझे एसेट बना लीजिए, 3 महीने तक मुझे आप अपनी बुक्स में डेटा के रूप में दिखलाइए, 3 महीने बाद मैं आपका पेमेंट कर ही दूंगा। या अदरवाइज क्योंकि मैंने बिल रिसीव कर लिया, आपका बिल जो ड्रॉ किया जाता है वो सेलर ड्रॉ करता है परचेजर के ऊपर और परचेजर उसे एक्सेप्ट करता है, तो उसे कह देते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो क्योंकि मैंने एक्सेप्ट करके आपको लौटा दिया है और आप इसे मार्केट में चला सकते हैं, अगर आपको आज पैसे की जरूरत है तो आप इस बिल को एंडोर्स कर सकते हैं, बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर क्या ऐसा हो जाता है? बिल्कुल ऐसा हो जाता है। इसी के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बनाया गया था कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए कि ना सेलर को दिक्कत आए ना बायर को दिक्कत आए। तो जो लोग जानते हैं इस एक्ट का बखूबी वो लोग फायदा उठाते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते भी हैं और उन्हें कैश की कोई कमी भी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए कहा जाता है। तो ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब हम ड्रॉ करेंगे मैं आपको एंट्री रटाऊंगा नहीं, ये समझ लीजिएगा। मैं एक एक चीज का लॉजिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कि एंट्रीज को क्रैम करते हैं, तो जिस समय जो भी चैप्टर चल रहा होता है क्योंकि ताजा ताजा होता है तो वो सब आपको याद रहता है, बड़ा अच्छा सा लगता है आपको यार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप पेपर देने जा रहे होंगे तो आप ये शिकायत करते हैं कि अब कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि याद किया था आपने इसलिए याद नहीं रहा। अगर आपने समझा होता तो वो ऐसी दिक्कत होती ही नहीं। आप एंट्री बनाएंगे मेरे साथ, आप एंट्री याद नहीं करेंगे, आप एंट्री को बनाना सीखेंगे कि एंट्री बनती कैसे है। किसी भी तरह का फंसा हुआ क्वेश्चन आ जाए सीए के अंदर, आप कहीं पर भी, क्योंकि 11th क्लास में भी है चैप्टर, तो कुछ बच्चे हो सकता है 11th क्लास के भी इस वीडियो को देखें, तो सेम ही चीज है। क्योंकि सीए के अंदर 11th एंड 12th का ही कोर्स है और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हाई फाई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सब जो आपकी बुक के अंदर है वही आपसे पूछे जाते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि यहां पर जब इसका नाम दिया जाता है तो बिल्स रिसीवेबल, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, तो इसलिए मैंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं बिल इन एक्सचेंज बोलता हूं कि डेटर को रिलीज कर दिया। यहां पर डेटर डेबिट था, अगर आप देखें तो यहां पर डेटर पहली एंट्री में डेबिट था,
यहाँ क्रेडिट हो गया, तो जब ए की बुक्स में आप बी का अकाउंट बनाएंगे तो कोई डेटर ही नहीं दिखेगा आपको, बी नाम का डेटर ही आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बी जो डेटर था वो रिप्लेस हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल्स रिसीवेबल से। सेम चीज जब बी एक्सेप्ट करता है, ए के द्वारा ड्रॉ किए गए बिल को बी एक्सेप्ट करता है, तो वहां पर एक अलग एंट्री पास होती है और वो लिखा जाता है ए डेबिट, यानी कि लाइबिलिटी खत्म, टू बीपी, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बिल्स पेबल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो चैप्टर का नाम है, लेकिन अगर आप दोनों की बुक्स में देखेंगे अकाउंटिंग जो नाम है वो बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल है। तो बी की बुक्स में बीपी का काम करेगा, जो पहले एक क्रेडिटर था लाइबिलिटी साइड में आ रहा था, तो लाइबिलिटी साइड में बिल को एक्सेप्ट करने के बाद ये लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसकी जगह एक नई लाइबिलिटी आ गई बिल्स पेबल। मुझे ए का भुगतान नहीं करना, जो भी बिल लेके आएगा मेरे पास, क्योंकि ये मार्केट में चल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ए को फंड की जरूरत है, तो मार्केट में कैसे चलता है वो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो उसे ए को भुगतान नहीं करना, उसे बिल का भुगतान करना है, और वो बिल का भुगतान किसी को भी करना है, जिसके पास भी वो बिल होगा उसे उसका भुगतान करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बेहद ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश की है, आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो बिल दोबारा से मैं देखता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट बोथ आर लीगल इंस्ट्रूमेंट विच फैसिलिटेट द क्रेडिट sale of goods by assuring the seller that the amount will be recovered after a certain period. Both are the legal instrument under the Negotiable Instrument Act 1881. अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब पढ़ेंगे मेरे साथ, पेपर 2B में ही डील करता हूँ, तो वहाँ बहुत डिटेल में इसे समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में जितना जरूरी है बस मैं उतना ही लेके चल रहा हूँ। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग विच कंसिस्ट ऑफ अनकंडीशनल ऑर्डर ड्यूली साइंड बाय द मेकर ऑफ द बिल डायरेक्टिंग टू पे ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है एक पर्सन के द्वारा, जिसे हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्रोअर। ड्रोअर कोई नहीं होता, जो भी सेलर होता है जिसे भी पेमेंट रिकवर करना होता है वो ड्रोअर होता है। और जो बायर होता है, बायर के ऊपर एक बिल लिखा जाता है जिसे कहा जाता है ड्रोई, यानी कि एक पर्सन जो सेलर है वो ड्रोअर। और ऐसा नहीं कि आप इसे केवल सेल परचेज के दृष्टिकोण से ही देखें, अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उधार दिया है तो उसके लिए भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा सकता है। ये केवल सीमित आपका सेल और बायर तक ही नहीं है। वो एक अलग बात है कि जब यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो ए ने बी को माल बेचा होगा, उसके बाद वो सारी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी शुरू होंगी, तो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं बस ये तो सेलर और बायर है। तो इस गलत फहमी को मत बिठाइए कि बेसिकली एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पेमेंट लेना है और जिसे पेमेंट देना है उसे उसके पास आज पेमेंट नहीं है, ठीक है। तो दो काम ये बिल ऑफ एक्सचेंज करता है कि जिसे पेमेंट लेना है, एक तो फैसिलिटेशन का काम करता है कि आज पेमेंट अगर देने वाले के पास नहीं है, अब मेरे पास फंड की मुझे नीड है, तो मैं उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के बाजार में चला सकता हूँ। बाजार में कैसे चलता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा काम एक एश्योरेंस का भी करता है कि मुझे पेमेंट लेना है, लेकिन इस बात का लीगल मेरे पास क्या प्रूफ है कि दूसरे व्यक्ति को पेमेंट देना है। तो कई बार आपको आज जरूरत नहीं है पेमेंट की, लेकिन दूसरा आदमी 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद पेमेंट देने की बात कर रहा है, तो आज वचन दे रहा है वो कि मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि 6 महीने बाद वो पेमेंट कर देगा। तो एक लीगल प्रूफ भी आपको चाहिए, तो उस लीगल प्रूफ के लिए भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं। दोनों ही काम बिल ऑफ एक्सचेंज करता है कि आज आपको पैसे की जरूरत है, दूसरे के पास नहीं है, तो भी आपका काम चल जाएगा। कैसे चलेगा वो मैं अभी क्लियर करूंगा। और आज आपको नहीं भी जरूरत है तो भी आप अपने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखिए और बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिखलाते रहिए आप, और जब भी पेमेंट होगा वो दूसरा व्यक्ति पेमेंट कर देगा,
और आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इनकैश हो जाएगा। क्लियर है? फीचर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल नहीं समझा रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर मैं फिलहाल डील कर रहा हूँ आपके सामने, तो उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जितनी जब हम लॉ की बात करेंगे उतनी डिटेल में वहाँ पे मैं जाऊँगा। तो जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो ए है, मैंने एग्जाम्पल लिया था, ए इज द सेलर, बी इज द बायर, तो ए नहीं कहेगा कृपया करके बी इस पेमेंट को 10,000 रुपये का पेमेंट कीजिए, मैं आपको आदेश देता हूँ, ये वर्ड होना चाहिए। तो वो लैंग्वेज बड़ी क्लियर है कि आदेश, ऑर्डर लगना चाहिए लैंग्वेज में, रिक्वेस्ट नहीं लगनी चाहिए। द ऑर्डर ऑफ पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल, जो ऑर्डर होगा उसमें कोई शर्त नहीं होगी। अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी सर्टेन, 10,000, 12,000, 20,000, जितने भी लेने हैं वो सर्टेन होना चाहिए। द डेट ऑफ पेमेंट शुड बी सर्टेन, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रोअर ऑफ द बिल, ड्रोअर के सिग्नेचर होने चाहिए। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रोई बाय साइनिंग ऑन इट। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज इन पेबल ऑन डिमांड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पेमेंट है ऑन डिमांड, हम बिल ऑफ एक्सचेंज को दो तरीके से लिख सकते हैं, टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट। इसकी भी डिटेल चर्चा मैं वहीं पर करूंगा। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी आप जाएंगे तो ही पेमेंट होगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि उसमें 3 महीने का पीरियड, 4 महीने का पीरियड लिखा हुआ होता है, उसमें फिर 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़कर मैच्योरिटी की डेट हम मालूम करते हैं। आपने 11वीं क्लास में भी किया होगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा एक आध क्वेश्चन में मैच्योरिटी निकालने का आपको करा दूंगा। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल इज पेबल ईदर टू ए सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर टू द बियरर ऑफ द बिल, यानी कि जो अमाउंट पेबल होगा, एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होगा कि किसे पेमेंट करना है, उसे हम कह देते हैं पेई, उसे हम कह देते हैं पेई। पेई और ड्रोअर एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। नॉर्मली क्या होता है, जब आप अकाउंट के क्वेश्चन देखेंगे तो एक ही व्यक्ति होंगे कि ए ने बी को माल बेचा और एक बिल ऑफ एक्सचेंज उसे ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉ करके बी ने एक्सेप्ट कर लिया और बी ने एक्सेप्ट करके वापस कर दिया ड्रोअर को, तो ड्रोअर ने अपने पास रख लिया, तो इसका मतलब है पेई वो ही व्यक्ति है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम नाम डाल दें कि ये ए है ड्रोअर, बी ये है, कि सेलर ने बायर को कुछ बेचा या उधार दिए पैसे, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अकाउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वो बेचने से संबंधित ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, यानी कि जो स्टार्ट होगी पहले ट्रांजेक्शन वो एक सेल परचेज ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होगी, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना और एक्सेप्ट करने की शुरुआत होगी। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि ड्रोअर और पेई अलग भी हो जाते हैं कि ए को सी का पेमेंट करना है। अब सी दरवाजे पर खड़ा हो गया है कि भाई मुझे पेमेंट लाओ, पेमेंट लाओ, पेमेंट लाओ। ए के पास पेमेंट नहीं है, लेकिन ए को बी से लेने हैं। ए ने बी से कहा भाई पेमेंट दो मुझे क्योंकि सी को देना है। बी ने कहा भैया मेरे पास भी नहीं है, 3 महीने बाद आएंगे पेमेंट। तो इस चीज़ को करने के लिए ए क्या कर सकता है, ए बी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। ए ये लिखेगा बी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि 10,000 रुपये का भुगतान सी को कीजिए आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, जो भी टाइम पीरियड बताएगा। और सी को भी मंजूर है ये चीज़ कि ठीक है मुझे आज कैश नहीं मिला, लेकिन कैश के बदले में वो इक्विवेलेंट एक एसेट मिल गई जिससे सी भी बी आर के नाम से ही जानेगा। इसे एंडोर्समेंट भी कहते हैं। जब अगर एक भी दिन ड्रोअर ने अपने पास रख लिया और उसके बाद अपने क्रेडिटर को दिया, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को एंडोर्समेंट कहते हैं। आपने सुना जरूर होगा। एंडोर्समेंट का मतलब सिंपल भाषा में ट्रांसफर करना कहते हैं। इन सबसे रिलेटेड एंट्री मैं अभी एक एक करके आपके सामने रखूंगा। पर बेहद आसान है, कोई रटनी है ही नहीं आपको, ठीक है। लेकिन पहली ट्रांजेक्शन में भी ऐसा हो सकता है कि ए बी को आदेश दे कि वो सी को भुगतान करे, तो ए के पास बिल आएगा ही नहीं, वो सीधे सी को हैंडओवर हो जाएगा। क्लियर हो गई? ये केवल मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि लास्ट लाइन समझानी थी मुझे। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल इज पेबल ईदर टू ए सर्टेन पर्सन, यानी कि ईदर टू ए सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि पेबल जो है वो एक सर्टेन पर्सन को हो सकता है। ऑल्दो अकाउंट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि सीधे वो सी को पेबल हो, पहले ड्रोअर अपने पास रखेगा उसके बाद एंडोर्समेंट होगा ये। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट, स्टैंपिंग सरकारी स्टैंप होती है जिससे कि वो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं। पार्टीज जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की, ड्रोअर, अगर हम ड्रोअर की बात करें तो जिसे पैसा लेना है, मेरे एग्जाम्पल में सेलर, ड्रोई और एक्सेप्टर यानी कि बायर,
और पे जिसे पेमेंट देना है यूजुअली, और हमेशा 100% केसेस में अकाउंट में तो यूजुअली द ड्रोअर एंड द पे इज द सेम पर्सन। प्रैक्टिकली अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंसी हमें करनी है तो ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट होती है सेल परचेज से होती है, उसके बाद बाकी चीज़ें चलती हैं। एडवांटेज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करें, इट हेल्प इन परचेजेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो मैंने आपको बता दिया कि उधार माल बेचते वक्त समस्या तो आती ही है कि दो समस्याएं आती हैं। एक तो ये आती है कि दूसरा आदमी अगर मुकर गया 3 महीने बाद पेमेंट देने से, और एक इमीडिएट समस्या आती है कि आपका कैश इनफ्लो कम हो गया, आपको कैश की रिक्वायरमेंट और आपका कैश फंस गया। तो दोनों ही तरह की समस्याओं को बिल ऑफ एक्सचेंज जो है दूर करता है। इट इज ए लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के नज़र में पूरी की पूरी मान्यता है। इट एश्योर्स ए इजियर रिकवरी टू द ड्रोअर इफ ड्रोई फेल टू मेक द पेमेंट। तो ये बात को सुनिश्चित भी करता है कि अगर ड्रोई समय देने के बाद में मुकर जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। ए बिल कैन बी डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक बिफोर इट्स डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये आपकी इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट को दूर करने के लिए है कि अगर आपको आज ही पैसे की ज़रूरत है तो और आपको मिलेगा 3 महीने बाद, ड्रोई ने तो 3 महीने बाद कहा, तो बैंक 3 महीने पहले ही आपको फंड दे देते हैं, अपना ब्याज वगैरह काट देते हैं, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग प्रोसेस। तो हम देखेंगे कि कैसे होगा विद द बैंक। ड्रोअर कैन गेट द मनी बिफोर ड्यू डेट इफ रिक्वायर्ड। जो भी मैं इतनी देर से आपको बता रहा था कि अगर आपको ज़रूरत है पैसे की तो आप बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हैं। और बैंक से डिस्काउंट ना कराना चाहें, आपको किसी क्रेडिटर का पेमेंट करना है, तो इट कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय एंडोर्समेंट। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत 19-20 अगर अभी दिक्कत आ भी रही होगी, तो जब हम एक एक करके क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सीए का कोर्स हम लोग कर रहे हैं, तो ये मान के चला जाता है कि एक रीजनेबल लेवल तक आपको 11th का कोर्स आता होगा, क्योंकि जो कोर्स आप 11th में 12th में करके आए हैं वही हमें यहाँ पर 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए आपने 2 साल दिए हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 और उसमें भी एडवांस लेवल कवर करना होता है। तो वैसे मैं एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अपने रिकमेंडेशन दीजिए। यूट्यूब पर जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं तो अपने कमेंट जो लिखिए, इससे हमें एक हौसला भी मिलता है, और जो कुछ कमियां रह जाती होंगी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्हें भी सुधारने का मौका हम लोगों को मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए। फिफ्थ पॉइंट, इट हेल्प इन रिकवरी ऑफ डेट विदाउट सेंडिंग रिमाइंडर्स टू द डेटर। इट एश्योर्स द सेलर अबाउट द टाइमली रिकवरी ऑफ डेट सो ए ड्रोअर एंड ड्रोई कैन प्लान अबाउट इट्स कैश मैनेजमेंट। तो ये सब आपके कुछ फीचर्स हैं, एडवांटेज हैं। सेम चीज़ पर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज की लाइन पर ही प्रॉमिसरी नोट है। बस प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि परचेज है, यानी कि जिसे पैसा देना होता है वो प्रॉमिस करता है पैसे लेने वाले से, यानी कि सेलर से, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से 3 महीने बाद मैं आपको 10,000 रुपये का भुगतान कर दूंगा। तो यहाँ पर 2 ही बंदे होते हैं, ड्रोअर और ड्रोई। ड्रोई और पेई नॉर्मली एक ही व्यक्ति हो जाते हैं, तो ड्रोअर को मेकर भी बोला जाता है। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नोट में क्या डिफरेंस है वो आप देख लीजिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, तो एक एक चीज़ हम लेंगे। अभी सारी की सारी थ्योरी मैं यहाँ पर क्लियर करा के नहीं चल रहा हूँ। अब मैं सीधे आ जाता हूँ न्यूमेरिकल पार्ट पर। ठीक है, तो उसी के साथ आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। थ्योरी को सबसे बाद में हम लोग देख लेंगे। जब मैं पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा तो आपको एक एक पॉइंट थ्योरी का लिखा हुआ समझ आ जाएगा। ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं टू ए होल्डर फॉर डीलिंग विद ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ये तो आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, क्यों लिखा जाता है। और जैसे मैंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं बिल इन एक्सचेंज बार्टर सिस्टम की तरह देखता हूँ, तो वो भी मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने के बाद ऑप्शंस होल्डर के बाद यानी ड्रोअर के पास क्या क्या है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो मैच्योरिटी की डेट तक अपने पास रखे। तो पहला ऑप्शन है व्हेन द ड्रोअर रिटेन्स द बिल विद हिम टिल द डेट ऑफ हिज मैच्योरिटी एंड गेट द सेम कलेक्टेड डायरेक्टली। 3 महीने 4 महीने आप अपने पास रखे रहें और 3-4 महीने बाद आप पेमेंट को कलेक्ट करें। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि
कोई आपका क्रेडिटर होगा, ड्रोअर का क्रेडिटर होगा और उसे आपसे पैसा चाहिए तो उसे एंडोर्समेंट करना। तीसरा, आपको इमीडिएट नीड की ज़रूरत है फंड्स की और पैसा आपको कहीं से प्राप्त हो नहीं रहा, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा ये, when the bill is retained by the drawer with him and sent to the bank for collection a few days before the maturity। इसे बस 1 मिनट बाद ही समझाता हूँ, मैंने पहले थर्ड और फोर्थ समझा दिया। थर्ड और फोर्थ, when the drawer gets the bill discounted from the bank or when the drawer endorses the bill to a creditor। when the drawer endorses the bill to a creditor, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंट्री जब भी एक एक करके क्लियर कर दूंगा। बहुत बेहद आसान है, आप देखेंगे रटना तो कहीं है ही नहीं आपको, और डिस्काउंट करा लिया, एक वो चीज़ है। और दूसरी चीज़, पहली और दूसरी में जो अंतर है वो समझिए। पहली में क्या है कि आपने मैच्योरिटी की डेट तक बिल को अपने पास रखा और डायरेक्टली आप क्रेडिटर यानी कि ड्रोई के पास गए कलेक्ट करने के लिए, पहली बात। दूसरी डेट में क्या होता है कि आपने मैच्योरिटी की डेट तक अपने पास रखा, लेकिन आप क्योंकि मैच्योरिटी की डेट नज़दीक आने वाली है तो आपने 2-4 दिन पहले बैंक को दिया और ये कहा कि आप मेरे भी आप पर, यानी कि अपने बैंक को एजेंट बना दिया, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप कलेक्शन के लिए जा पाओ, तो बैंक इसके लिए चार्जेज लेता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, आपने BRS में भी देखा होगा। तो उसके लिए वो चार्जेज लेता है और चार्जेज लेने के बाद वो आपका पेमेंट जो है कलेक्ट करके ले आता है। तो पहले और दूसरे में केवल इतना अंतर है कि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर आप खुद डायरेक्टली जाते हैं और सेकंड ऑप्शन में आपके बिहाफ पर बैंक जाता है पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ तक बताइए, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी आपको हो तो जल्दी बताइए बेटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, जो बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस में ले रहे हैं, यूट्यूब पे ले रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट आप ज़रूर डालिए, सो दैट कि बच्चे का जो लेवल है उससे हमें जानकारी मिलती है। जो बच्चे फेस टू फेस बैठे हुए हैं तो यहाँ तो वो लोग बच्चे क्लास के बाद भी ड्यूरिंग द क्लास भी क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, तो हमें एक हेल्प होती है कि हम वो किस तरीके से और अपनी क्लास को किस तरीके से वो बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि पर्पज़ यही है कि हमारी मेहनत करने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड हों इन क्लासेस से। तो जल्दी से बताइएगा बेटा कि इट्स ऑल क्लियर या कोई डाउट रह गया है। तो मुझे लग रहा है बच्चों के चेहरे देख के कि सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है आपको। तो चलिए, एक पार्ट हम लोगों ने निपटा लिया है ये आज। कल से हम लोग न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे कल के क्लास से। तो एक बीच में एक टॉपिक ज़रूर है, मैच्योरिटी कैसे निकाली जाएगी। तो मैच्योरिटी को हम बाद में किसी क्लास में बीच में ले लेंगे, क्योंकि अकाउंट्स जो है पहला प्यार होता है बच्चों के लिए, और अकाउंट्स का मतलब ये मानते हैं सर फटाफट थ्योरी को छोड़िए लेकिन सीधे न्यूमेरिकल पर आइए, तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है बच्चों को। तो आपकी इच्छाओं की कदर करते हुए, आपकी मन की बात को पढ़ते हुए हम सीधे पहले करेंगे सीधे एंड चीज के ऊपर। बेहद ही आसान है, अगली कुछ क्लासेज में 4 से 5 क्लासेज में चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, और एक ना एक क्वेश्चन इसका भी पेपर में आपको फाउंडेशन में रखा हुआ मिलेगा। और जो असाइनमेंट है ICI स्टडी मॉड्यूल जो है वो सब कुछ कवर किया हुआ है, अगर आप देखेंगे मिला लीजिएगा, एकदम ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। और जो पास्ट ईयर्स हैं वो भी मैंने अलग से आपको क्वेश्चंस के रूप में दे रखे हैं, जो इलस्ट्रेशन के रूप में दे रखे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ड्राफ्ट किए हुए हैं, अब कुछ क्वेश्चन आपके ICI के हैं, तो वो मैंने पास्ट ईयर से पहले दे रखे हैं, और बाकी पास्ट ईयर में आपको जो भी रिसेंटली ट्रेंड है और पहले भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कुछ इसके अंदर है। इससे बाहर पेपर में कुछ आ ही नहीं सकता। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।